नमस्कार साथियों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टेंस का टॉपिक चल रहा था, तो उस टेंस के टॉपिक में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने जाना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके दो रूप हैं। ठीक है, आपको याद होगा। तो हम कौन सी टेंस की चर्चा कर रहे थे? डिस्क्रिप्टिव। कौन सी टेंस की? डिस्क्रिप्टिव। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो इसमें हमने दो वर्ब पैटर्न आपके सामने लिखे, अर्थात दो स्ट्रक्चर हमने देखे थे जिनसे हम वाक्य बना रहे थे। तो तीसरा एक स्ट्रक्चर और बता रहा हूँ आज मैं। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? बी। बी का मतलब इस टेंस में क्या हो गया? इज एम आर। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है, इसको इन्फिनेटिव फ्रेज भी हम कह सकते हैं कभी कभी। उसके बाद क्या आता है? देखो, इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव टू वाला आता है, टू इन्फिनेटिव। क्योंकि इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो विदाउट टू और एक विद टू। बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं आता, इसमें जो इन्फिनेटिव आएगा वो टू वाला आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जाना है, कैसे बनाएंगे? मुझे। ध्यान देना, मुझे जो वर्ड है हिंदी में तो ये ऑब्जेक्ट का अर्थ देता है, लेकिन जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ठीक, जाना है तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। अब जाना है का अर्थ कौन देगा? टू इन्फिनेटिव देगा, टू गो। ठीक है, मुझे जाना है क्या कहेंगे हम? आई एम टू गो। राम को पत्र लिखना है, कैसे बोलेंगे? राम इज टू राइट अ लेटर। यहाँ देखो, ये जो है ये क्या है? बी फॉर्म है, और ये टू इन्फिनेटिव जुड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे पत्र लिखना है, कैसे बोलेंगे? राम इज टू राइट अ लेटर। तो ये इस तरह से इसमें है। बाकी हमने देखो सेंटेंस के प्रकार बताए एक वीडियो में, आप देखना उसको। उसमें सेंटेंस के प्रकार कितने हैं ये मैंने डिस्कस किया था कि सेंटेंस में देखो, एक तो अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार, और एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार। भाव के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार हैं, हमने उसमें बताया है, आप देखना। ठीक है, वो वीडियो पूरा। उसमें भाव के अनुसार सेंटेंस के प्रकार, और एक हमने जाना था स्ट्रक्चर के अनुसार। तो भाव के अनुसार कौन कौन से, स्ट्रक्चर के अनुसार कौन कौन से, ये आप उसमें पढ़ के जाना। तो यहाँ पर ये जो वाक्य हमने सभी बनाए हैं, ये सभी एफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिनमें सकारात्मक भाव दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जाना था। इनके नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव में सभी में नोट लगा दो। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं ये वाली बात हम थोड़ा आगे जो फंक्शनल सीख लेंगे उसमें दोनों में सीखेंगे, दोनों के प्रश्नवाचक हम एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट टेंस हमारा समाप्त हुआ। अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। दूसरा क्या है हमारा? फंक्शनल। दूसरे को क्या नाम देंगे हम? फंक्शनल। फंक्शनल सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लो, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो। फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया होती है वो फंक्शनल होते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो टेंस है ये परमानेंट सेंस देता है। पहली बात तो कौन सा सेंस देगा? परमानेंट सेंस देगा। दूसरा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं,
उनमें इसका यूज करते हैं, इनके यूज को अपन अलग से जानेंगे। तीसरा जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शन में भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथी बात, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज, उनमें भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथी बात, जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल फैक्ट, सामान्य तथ्य भी इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये जो टेंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके यूज बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव में जो वाक्य आते हैं वो भी इसी तरह से हैं, उनमें भी ये सेंस आते हैं, ठीक है। यहाँ फंक्शनल की बात कर रहे हैं हम, तो फंक्शनल में देखो इसमें क्या होता है, एक तो ये हमें सेंस समझने हैं, कौन कौन से ये सेंस देते हैं। दूसरा इसमें देखो हम क्या है, अक्सर ये पहचान करते हैं कि भाई जिन वाक्यों में ताए थे थे आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये बात आपको काम देगी केवल छोटी क्लासों में वाक्य सीखने में। हमें जब आगे कंपटीशन लेवल पर इनको सीखना है तो हमें इनके सेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। सेंस हम समझ पाएंगे तब हमें टेंस की समझ होगी। लेकिन जो बच्चे इनको नहीं जानते, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमें वो पहचान बताना जरूरी हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें हम इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन में इसकी जनरल बातें क्या लिख लेंगे कि ऐसे वाक्य जिनमें ये जो परमानेंट सेंस देते हैं, सार्वभौमिक सत्य प्रकट करते हैं, आदत प्रकट करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, और इस तरह की जो सेंस प्रकट करते हैं उनमें इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः क्या है, हिंदी वाक्य का जो क्रिया का अंतिम शब्द है उसके साथ में पहचान ता है, ती है, ते है, ताऊ इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है। मैं इसी रूप में इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको पहले समझ लो, फिर इसका जो रियल फॉर्म है, इस टेंस की जो रियल पहचान है वो हम इनके आधार पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं वो आपको समझने हैं। तो इसमें पहला रूल हम ये लिखेंगे कि एक नियम ये लिखोगे आप कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमानुसार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमानुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्या बात समझ में आई? देखो बात ये समझनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो हम यूज करते हैं वाक्य बनाने में, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक तो ये नियम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक है, इसको आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, और जब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। इसके नीचे चाहे तो आप लिख लेना, सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दो ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपको रखना है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, एक तो हम ये समझ गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ये बात हमने एक तो समझ ली। दूसरी बात हमें क्या समझनी है, देखो आपने देखा होगा कि इस टेंस में हम क्रिया के साथ एस या एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं।
अब प्रश्न ये आता है कि क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए आप दूसरा नियम लिखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है। क्या नियम बोला मैंने? वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। अर्थात संसार की जितनी भी वर्ब हैं, कोई भी वर्ब ले लो आप, उसकी जो बेस फॉर्म होगी वो कैसी होगी? प्लूरल। जबकि नाउन की बेस फॉर्म कैसी होती है? नाउन की बेस फॉर्म सिंगुलर होती है। जैसे मैं कहूँ बुक, बुक क्या है? एक नाउन। कैसी है बेस फॉर्म इसकी? सिंगुलर। मैं कहूँ रीड, पढ़ना, ठीक है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? नाउन है, ठीक है। तो वर्ब की बेस फॉर्म तो क्या होगी? प्लूरल। जबकि नाउन की बेस फॉर्म क्या होगी? सिंगुलर। ये हमें याद रखना है। तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। इसलिए वर्ब के साथ एस या एस लगाकर उनको सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? देखो कैसे बनाते हैं सिंगुलर। अभी मैंने कहा, देखो अभी मैंने कहा कि वर्ब नाउन की जो बेस फॉर्म है वो तो सिंगुलर होती है, एक वचन, और वर्ब की कैसी होती है? प्लूरल। तो हमने क्या नियम पढ़ा कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है, ठीक। इसलिए वर्ब के साथ एस एस लगाकर उनको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखो अगर हम वर्ब के साथ एस एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। और नाउन के साथ हम एस एस लगा दें तो नाउन कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं कहूँ रीड, उसमें एस लगा दिया, रीड्स, इसका मतलब होगा पढ़ना, और ये क्या अर्थ देगा? एक वचन का अर्थ देगा पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है। टीच, टीच का अर्थ पढ़ाना, उसमें ये जोड़ दें, टीचर्स, क्या अर्थ होगा? पढ़ाता है या पढ़ाती है। तो ये तो हम किस में लगा रहे हैं? वर्ब में। अगर मैं नाउन में लगा दूं, बुक में एस लगेगा तो क्या बनेगा भाई? बुक्स बनेगा। बुक्स बहुत सारी पुस्तकें, कैसा बन गया ये? प्लूरल, ठीक है। नियम क्या है हमारा कि अगर हम वर्ब में हम एस एस लगाएंगे तो वर्ब बनेगी कैसी? वर्ब कैसी बनेगी? सिंगुलर। और नाउन में एस एस लगाएंगे तो नाउन क्या बनेगा? प्लूरल, ठीक है। बुश में लगा दें, बुश झाड़ी, उसमें एस लगा दें, बुश है झाड़ियाँ, समझ रहे हो? तो इस तरह से ये वर्ब। अब हमारी समझ में एक बात आई होगी कि हम क्यों ऐसी एस लगाते हैं वर्ब में, समझ रहे हो? आप ये कारण देंगे कि संसार में जितने भी वर्ब हैं उनकी बेस फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल। तो प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें ऐसी एस लगाते हैं। सिंगुलर क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। ये हमें याद रखना है। तो ये दूसरा नियम समझ में आया होगा आपके। क्या लिखना है आपको? आप कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना है कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है, जबकि नाउन की बेस फॉर्म सिंगुलर होती है। इसलिए वर्ब के साथ एस एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन के साथ एस एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ब में एस एस लगाएंगे तो क्या बना? सिंगुलर, और नाउन में एस एस लगाया तो क्या बना? नाउन प्लूरल। एग्जाम्पल आप ये इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको हल करेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे
एक वाक्य हमने लिखा, मोहन पुस्तकें लिखता है, ठीक है, पुस्तक लिखता है। दूसरा हम वाक्य ले लें कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ये सरल से वाक्य लिए हैं, थोड़ा सा आप समझने लग जाएंगे, फिर वाक्य थोड़ा ठीक लेंगे। तो मोहन, ध्यान दो बच्चों, हम कोई भी वाक्य बनाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बेस फॉर्म मैंने आपको बताई थी, फिर वर्ब आती है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मोहन, वर्ब हमें कहाँ मिलेगी, लास्ट में। डिस्क्रिप्टिव में तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही थी, यहाँ ये मेन वर्ब है। तो ताए शब्द हटा दिया, टेंस की सूचना दे रहा है, क्या बचा, लिख, उसमें लगा दिया हमने ना, तो क्या बन गया, लिखना। लिखना अपने आप में कैसा है, प्लूरल। मोहन कैसा है, सिंगुलर, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, एस लगा देंगे, राइट्स। अब पीछे से चलते हैं, क्या लिखता है, पुस्तकें, बुक्स। कैसे इसको बनाया ये थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अभी केवल हम इस बात को समझ रहे हैं कि मोहन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर बना दी हमने। कैसे, एस लगा के। बॉयज लड़के खेलते हैं, ते हट गया तो खेलना क्रिया आ गई। खेलना होता है प्ले, प्ले अपने आप में बहुवचन है, बॉयज भी बहुवचन है, तो दोनों का मेल सही है। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, पीछे लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको और करेंगे आगे कंटिन्यू। तो जो बच्चे इसको रेगुलर देख रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएं, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछें, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप निश्चित रूप से टेंस सीख जाओगे और टेंस का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। और यदि आपने टेंस सीख लिए तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी ग्रामर सीख जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, अपने नोट्स बनाओ, उनको लिख करके बार बार देखो वीडियो को, और तब आपकी समझ में आएगा। प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछें, तो मैं आपका आंसर जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ बोर्ड पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।